Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next and last lecture of this chapter number 10, acids, bases and salts. Topic है uses of salts, page 43, 44, 42, 43. Let's start the uses of salts. We have studied a lot about salts, acidic salts, basic salts, their preparations, complex salts, and so forth. Now, what are their uses? Uses में सबसे पहले NaCl. NaCl de-icing के लिए यूज होता है. de-icing से क्या मुराद है? सर्दियों में जब ठंडे मुल्कों में बर्फ जम जाती है तो उस वक़्त उनके ऊपर नमक का छिड़काव कर दिया जाता है, सॉल्ट का पाउडर बना के, तो फ़ौरन बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और सड़कें साफ़ हो जाती हैं. दूसरा है सोडियम की प्रिपरेशन, सोडियम मेटल की प्रिपरेशन में, यानी डाउन सेल के अंदर हम मोल्टन फॉर्म में NaCl को उसमें डाउन सेल में यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास सोडियम मेटल बनता है और ये क्लोरीन गैस पैदा होती है. ठीक है. और क्योंकि ये इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करते, इसलिए ये दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, यानी सोडियम मेटल और क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर प्रोड्यूस होती है और सोडियम मेटल कैथोड के ऊपर. आपको याद होगा 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था डाउन सेल. इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये तीन प्रोडक्ट हमने पढ़े थे, याद होगा आपको, नेल्सन सेल के अंदर. नेल्सन सेल में हमने देखा था कि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए साथ में दो प्रोडक्ट हमारे पास पैदा होते हैं, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन कहाँ पैदा हो रही थी? आपको याद होगा ये कैथोड के ऊपर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव रेडिकल जो है वो कहाँ जाएंगे? कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की शक्ल में लिबरेट होंगे. और क्लोरीन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी? आपको याद होगा 9th में हमने पढ़ा था नेल्सन सेल के अंदर ये एनोड के ऊपर प्रोड्यूस होती है. एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन एज अ रेडिकल क्लोराइड आयन के तौर पे ये कहाँ पे जाएगी? एनोड के ऊपर, और एनोड पे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी, डिपॉजिट कर देगी. और इस तरह ये तीन प्रोडक्ट हम NaCl से, बल्कि ये हो गए टोटल ये 5 प्रोडक्ट बन जाते हैं. 1 2 3 4 प्रोडक्ट. हाँ, एक इसके अलावा ये हम वॉशिंग सोडा या फिर हम मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी हम इससे प्रिपेयर करते हैं. किससे? NaCl के साथ. वो आप फिर इसके अंदर हम अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं. अच्छा, इसके बाद सॉल्ट नंबर 2 कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है. क्यों सोडा ऐश कहा जाता है? क्योंकि पुराने ज़माने में आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में 9th में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो राख है, यानी लकड़ी की पत्तों की जो राख होती है, उसके अंदर ये सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश पाया जाता है. और उससे औरतें क्या करती थी? उसे पानी के अंदर डिप कर देती थी और पानी में डिप करने के बाद उसको निथार लेती थी उस पानी को, और उसके बाद क्या होता था कि उसके अंदर कपड़े वगैरह, उस पानी के अंदर ये सोडा ऐश आ जाता था और उस सोडे की मदद से कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे निखर जाते थे. उस जमाने से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? सोडा ऐश. इसके वैसे बेरी जो है उसके अंदर सोडा ऐश की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है. तो इस तरह मुख्तलिफ, जैसे सिरिस ट्री जो है, श्री का दरख्त है, उसके अंदर भी सोडा ऐश काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता था. तो आमतौर पर बेरी और श्री के पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे कपड़े धोने के लिए. उनको पहले सुखा के आग जला के काफ़ी सारी राख बनाई जाती थी और उस राख को पानी में डाल के उससे कपड़े निखारे जाते थे. और इसके अलावा जो दूसरी चीज़, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है
और जैसे हम सोडा ऐश कह रहे हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यानी बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल में आता है ये। और इसके अलावा वुड पल्प, यहाँ मैंने सिर्फ पल्प लिखा है, असल में ये वुड पल्प है। वुड पल्प क्या होती है कि जिससे कागज़ बनता है, घास वगैरह, ये जो तूड़ी वगैरह, हस्क वगैरह है, इससे पेपर इंडस्ट्री में इससे पेपर बनाया जाता है। लेकिन उसका कलर आपको पता है कि ब्राउन कलर का होता है, तो उस ब्राउन कलर को कट करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश मिलाया जाता है। जैसे कपड़ों को हम वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों की मैल गुजार उतारने के लिए, ऐसे ही वुड पल्प को साफ करने के लिए वो वुड पल्प बिल्कुल वाइट हो जाती है, उससे वाइट पेपर बनता है। इसी तरह और बहुत से केमिकल में भी ये यूज होता है। यू विल स्टडी देम इन हायर क्लासेस। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं सॉल्ट नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट। अब ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडा ऐश और सोडियम कार्बोनेट फार्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट को ओपन एयर में रख देंगे पाउडर फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा। और वो मॉइस्चर कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। इस पानी को हम कहते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं इसके अंदर, इन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो सोडा ऐश है ये अमॉर्फस फॉर्म होती है, ये क्रिस्टल फॉर्म नहीं होती। लेकिन जब ओपन एयर में हम इसे रख दें और इसके क्रिस्टल वाटर अब्सॉर्ब कर लें ओपन एयर से, तो इनके क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की शेप इख्तियार कर लेते हैं। और क्रिस्टल की शेप आपको पता है कि खास शेप होती है। और अब इसके यूजेस क्या हैं वॉशिंग सोडा के, जैसा कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, क्लीनिंग एजेंट है ये, और खास तौर पे इंडस्ट्री के अंदर और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए और कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये क्लीनिंग एजेंट है। इसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिन इलाकों में पानी हार्ड होता है यानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, उस पानी के अंदर अगर हम वॉशिंग सोडा ये डाल दें तो क्या होगा कि पानी के अंदर जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एज इम्प्योरिटीज, और उस पानी को हम निथार कर उसको पी भी सकते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। बात समझ आ गई बेटे। इसके बाद ये देखें कितना आसान तरीका है, एक कूलर के अंदर एक मुट्ठी भर अगर आप वॉशिंग सोडा उसमें डाल लें तो वो पानी आप देखेंगे कि कुछ उसको थोड़ी देर बाद हिला के उसको सेटल डाउन होने दें। घंटे 2 घंटे के बाद जितनी इम्प्योरिटीज होंगी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की, वो सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और उसके बाद आप पानी को निथार लें या उसको फिल्टर कर लें और वो पानी पीने के काबिल हो जाएगा, और उसमें जर्म्स भी किल हो जाएंगे और वो पानी सॉल्ट्स वगैरह से साफ भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बोरेक्स और ग्लास इंडस्ट्री में। बोरेक्स क्या चीज है, अभी हम ये सॉल्ट हम यहाँ आगे आके पढ़ेंगे सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से। सोडियम टेट्राबोरेट क्या है, ये इसका फार्मूला है Na2B4O7 10H2O। इसमें भी 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम खाली बोरेक्स कहेंगे तो इसके क्रिस्टल्स नहीं होंगे, ये क्या होगा, ये अमॉर्फस फॉर्म में होगा। लेकिन जब ये पानी के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर लेगा तो फिर ये क्या बन जाएंगे, इसके क्रिस्टल्स की खास शेप बन जाएगी, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होंगे। एक फार्मूला यूनिट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने पढ़ा था कि इसके साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होंगे तो ये क्या है, अमॉर्फस फॉर्म है, और अगर इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, इसकी फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म। समझ आ गई बेटे बोरेक्स की। बोरेक्स क्या चीज है, ये ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, अभी हम आगे आके पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लें नेक्स्ट, ग्लास इंडस्ट्री और सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। अभी मैंने आपको बताया है कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर अमॉर्फस फॉर्म यूज होती है, ये फॉर्म भी यूज हो सकती है, इसलिए दोनों के अंदर इसका यूज होगा। इसके बाद है नंबर 4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या चीज है, देखें ये सोडियम सल्फेट जो है ये भी एक सॉल्ट है, ये इसका फार्मूला है Na2SO4। अच्छा, ये भी ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी सल्फेट और फॉस्फेट सॉल्ट्स जो हैं ये
डिटर्जेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यानी ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं डिटर्जेंट के अंदर कि आम डिटर्जेंट जो होता है या सोप होता है वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अच्छा काम नहीं करता, लेकिन सल्फेट और फॉस्फेट सॉल्ट्स जो हैं वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में भी अच्छी सफाई कर सकते हैं। इसलिए ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यानी डिटर्जेंट के अंदर भी इस्तेमाल होता है। नंबर 5 सोडियम सिलिकेट। नाम से जाहिर है इसके अंदर सिलिकेट रेडिकल मौजूद है सिलिकॉन से। ये सिलिकेट रेडिकल है Na2SiO3। ये भी डिटर्जेंट के अंदर इस्तेमाल होता है क्योंकि खाली साबुन से अगर आप बर्तन धोएं तो वो चिकनाई वगैरह जल्दी नहीं उतरती क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम होती है। तो सिलिकेट रेडिकल अगर उसमें आ जाएगा तो उससे रगड़ जो है वो बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और वो बर्तन जल्दी साफ हो जाएंगे। इसी तरह कपड़े भी, लेकिन मोस्टली ये डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं डिटर्जेंट के अंदर। और इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे और एडिसिव्स यानी जोड़ने वाली जितने भी गोंस वगैरह हैं उनके अंदर, गम वगैरह उनके अंदर भी ये यूज होता है। वो फिर अलग प्रोसेस है, ये कैसे यूज होता है वो पूरी इंडस्ट्री है। इसके बाद नंबर 6 है सोडियम क्लोरेट। जी सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट क्या चीज है? ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्लोरीन रेडिकल मौजूद है और ये एक्सप्लोसिव्स के अंदर इस्तेमाल होता है यानी धमाका खेज मवाद बनाने के लिए। सोडियम क्लोरेट जो है ये बैन है क्योंकि इससे भाई एतबार नहीं है कि लोग इससे क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव में यूज होता है तो इसलिए ये इंतहाई खतरनाक है। इसकी सेल पर पाबंदी है। अगर ये किसी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट भी करना है तो इन प्रेजेंस ऑफ हिज टीचर ही शुड यूज दिस सॉल्ट। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी सोडियम सिलिकेट का बहुत ज़्यादा यूज होता है और दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। वो फिर आगे जाके आप यूजेस ऑफ सॉल्ट के अंदर आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट है सोडियम टेट्राबोरेट। मैंने आपको बताया था कि ये इन दोनों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, ये बोरेक्स का और सोडियम टेट्राबोरेट, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है। सोडियम टेट्राबोरेट में क्या है मैंने बताया है कि 10H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, एक फार्मूला यूनिट और 10 वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसके क्रिस्टल्स की शेप बन जाती है। अदरवाइज ये अमॉर्फस फॉर्म है। अगर इसके अंदर पानी ऐड नहीं है तो ये अमॉर्फस फॉर्म है। कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट, अब इसके यूजेस क्या है सोडियम टेट्राबोरेट के? अभी हमने पढ़ा भी है हीट रेजिस्टेंट ग्लास, यानी ग्लास इंडस्ट्री में तो यूज होता है लेकिन हीट रेजिस्टेंट ग्लास की प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको हम कहते हैं पायरेक्स। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ऐसे ग्लास को हम पायरेक्स कहते हैं जो ग्लास हीट रेजिस्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर घरों के अंदर बहुत ज्यादा शीशे के बर्तन भी अब यूज होने लग गए हैं। बहुत ज्यादा गर्म चाय भी हम उसमें डाल सकते हैं, कप है, केटल है। इसके अलावा ग्लास केटल, ग्लास की हांडियां, ग्लास के केटल, ग्लास की पतीलियां बननी शुरू हो गई हैं। किस वजह से? उसके अंदर आप चाहे चाय बनाएं, बहुत ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है, वो बर्तन टूटेगा भी नहीं और उसके अंदर आप चाय बना के बहुत खूबसूरत उसमें चाय लगती है, आप इसको पी भी सकते हैं। तो जाहिर है चाय तो पीने के लिए होती है लेकिन उसमें मजा ही कुछ और है चाय बनाने का। अंदर जो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है, एवरीथिंग यू कैन वॉच इनसाइड। नेक्स्ट, सोडियम टेट्राबोरेट में पायरेक्स के बाद ग्लेजेस। ग्लेज क्या चीज है? ग्लेजेस जो है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। आपने देखा होगा ये सिरेमिक्स होती हैं। सिरेमिक्स पता है क्या है? सिरेमिक्स ये वॉश बेसन, हमारी टॉयलेट, हमारे बाथटब, ये और इसके अलावा यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम आम जुबान में कह सकते हैं कि चीनी के बर्तन वगैरह के अंदर जो कलर हम डिफ्यूज़ करते हैं उसके अंदर, उसकी सरफेस के ऊपर बनता तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से है। वो चीनी के बर्तन पत्थर से, मार्बल से बनते हैं, लेकिन जब उसके अंदर ये हम उसको शाइनिंग उसको देना चाहें, उसकी सरफेस को चमकाना चाहें तो उसके लिए उसे हम कहते हैं ग्लेजिंग।
उस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लेजिंग। और वो जो ऊपर सिरेमिक्स के ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है उसे हम ग्लेज कहते हैं। तो ये चमकदार बनाने के लिए चीनी के बर्तनों को ग्लेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनामल्स, इनामल समझते हैं, इनामल क्या चीज है? इनामल, ये दोनों मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। दूसरा है इनामल। इनामल जो है ये आप जानते हैं कि इनामल और वाइट वॉश जिसे हम कहते हैं, इसे हम इनामल कहते हैं, यानी पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। एक होता है वाइट वॉश, यानी जैसे हम आमतौर पर ये सफेदी कहते हैं, और एक होता है इनामल। इनामल जो है ये प्लास्टिक इनामल होते हैं, और ये पेंट जिसे हम कहते हैं उसके अंदर भी ये यूज़ होता है, सोडियम टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में, तीसरा नंबर, लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं लेदर इंडस्ट्री में? इसको जब चमड़ा नया नया होता है उसको अंदर ये हम सॉल्ट लगा देते हैं, उसकी सोकिंग करते हैं, यानी उसमें हम भिगो देते हैं, इसको अंदर सारा ऊपर मल देते हैं। किस वजह से? ताकि जर्म्स ऊपर अटैक ना कर सकें और वो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता सूख जाए। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लीनिंग एक्शन, यानी जो भी उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं खाल के ऊपर, वो सारी इम्प्योरिटीज़ ये उतार देता है, यानी उसकी सफाई होती है लेदर की। यानी हाइट्स का मतलब है खालें, ये मैंने मीनिंग लिखा हुआ है इसका। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे हमने देखा NaCl जो है ये भी डी-आइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, डी-आइसिंग ऑफ रोड्स। तो ऐसे ही ये भी डी-आइसिंग करता है, डी-आइसिंग ऑफ रोड्स इन विंटर। सर्दियों में जब बर्फ बहुत ज्यादा जम जाए सड़कों के ऊपर तो उसको हटाना तो मुश्किल है, उसके ऊपर फिर क्या करते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड का ऊपर स्प्रे कर देते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद वो फौरन ही मेल्ट हो जाती है बर्फ। लेकिन अगर डी-आइसिंग के लिए ही नहीं, ये फ्रीजिंग के लिए भी ये सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं, NaCl भी और कैल्शियम क्लोराइड। कैसे? ये कुल्फियों वाले जो हैं, आइसक्रीम बेचने वाले जो हैं, ये बर्फ की टुकड़ियां करके उसके ऊपर ये सॉल्ट ऐसे बिखेर देते हैं टुकड़ियों के ऊपर, फिर उसकी हवा बंद कर देते हैं। अगर हम हवा बंद कर देंगे तो वो फ्रीजिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा, बर्फ जल्दी मेल्ट नहीं होगी, 3-3 दिन तक बर्फ मेल्ट नहीं होती। और टेम्परेचर जो है NaCl के साथ हम -12 डिग्री सेल्सियस तक हम अटेन कर सकते हैं, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के साथ -55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अटेन किया जा सकता है। यानी इतना ज्यादा कम टेम्परेचर हम कर सकते हैं, और इसका मतलब है 3 दिन तक आइस जो है वो मेल्ट नहीं होगी अगर हम उसकी हवा बंद रखेंगे। कीप इट इन माइंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुल्फियों वाले किसी को बताते नहीं है या आइसक्रीमों वाले लेकिन इसलिए ये देखें, ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? अगर हम इसे ओपन एयर में रखते हैं तो हवा के अंदर जितना मॉइस्चर होगा ये उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। यानी आपने जूतों के अंदर वो छोटे छोटे पैलेट्स देखे होंगे, वैसे तो वो सिलिका जेल होती है, ये हम पहले यही इस्तेमाल होता था ड्राइंग एजेंट के तौर पे, और इसे सील तो नहीं हम कर सकते, ये लीक भी कर सकता है। इस वजह से आमतौर पे जो गैसों वगैरह को ड्राई करने के लिए या सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राई करने के लिए भी ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है। अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि ये फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी कुल्फियों वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा सॉल्ट नंबर 9 है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम ऑक्साइड किस लिए इस्तेमाल होता है? ये भी एक ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। और ये गैसेस को भी और अल्कोहल को भी ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्टील मेकिंग में इस्तेमाल होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ये जो हमारे घरों में साफ पानी हम लेते हैं कहाँ से, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट से, तो वहाँ भी इससे भी इसे पानी को साफ किया जाता है। इसके साथ इससे स्लेट लाइम बनाया जाता है,
यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में ऐड हम डिसॉल्व करते हैं तो वो स्लेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है H2O। ये क्या बन जाएगा? स्लेट लाइन। क्या फार्मूला इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ब्लीचिंग पाउडर भी इससे हम प्रिपेयर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? हम जानते हैं CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड की तैयारी में कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है? CCCA। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के साथ कैल्शियम के साथ अटैच होता है। इसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर गन्ने का रस जो है वो ग्रीन कलर का होता है। अगर उसके रंग को काटना है तो उसके अंदर भी कैल्शियम ऑक्साइड हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म में जब आती है चीनी तो बिल्कुल वाइट होती है, क्योंकि उसका ग्रीन कलर गन्ने का रंग जो है वो हमने डिकलराइज कर दिया। और इसके बाद लास्ट में है कैल्शियम ये सोडियम सोडा लाइम। इसे हम सोडा लाइम के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सोडा लाइम क्या चीज है? कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम इसका मिक्सचर इस्तेमाल करें कहीं तो इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करने के लिए और वाटर वेपर्स रिमूव करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ गैसों में। तो उसके अंदर से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। और इस तरह हमारा जो लास्ट है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है ये एक सॉल्ट है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म करेंगे तो इसका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से और ये चेंज हो जाएगा किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी इस शक्ल में हम इसे क्या कहते हैं? जिप्सम। इस शक्ल में इसे क्या कहते हैं? जिप्सम। और जिप्सम का एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे तो ये क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी तरह ये मैंने लिख दिया है टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैचू। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या इस्तेमाल है? जिससे हम मुजस्समा साजी करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है स्टैच्यूज यानी मुजस्समे बनाते हैं, और कास्ट यानी ढलाई का काम करते हैं, मतलब इसके सांचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इसके सांचे। तो फिर जो भी चीज़ हम जिस चीज़ में ढालनी होती है, जिस शक्ल में, उस शक्ल के सांचे में हम उसे डाल देंगे। जैसे ऐसे ही बिल्कुल जैसे खोया है, हमने खाना तो है ये ठंडा करके, लेकिन वो कुल्फी की शक्ल में हम जो लोहे का सांचा बनाया होता है कुल्फी नुमा, उसके अंदर हम खोया डाल देते हैं तो ये क्या है आपकी? ये कुल्फी बन जाती है। इसको सारा हम फिल कर देते हैं किसके साथ? खोए के साथ। तो ये क्या बन जाएगी? कुल्फी। और इसके अंदर हम एक स्ट्रॉ लगा देंगे, वो स्ट्रॉ जो है उससे पकड़ के हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो यानी ये क्या हुआ? ये जो हमने लोहे का बनाया हुआ है सांचा। तो ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी सांचे बनते हैं। टूटी हुई हड्डियां जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है हम उसका प्लस्तर चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आजकल छतों में और शीशा चिपकाने के लिए भी लोहे के साथ उसके अंदर भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। इस तरह इसके सो एंड सो फॉर्थ आजकल तो बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लास्ट में मैं आपको बता दूं ये पोटाशियम नाइट्रेट है हमारे पास सॉल्ट। कौन सा है? पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट भी ये फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लिंट ग्लास क्या होता है? फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है और यानी इसके आर पार जो है वो आसानी से देखा जा सकता है और इसकी हाई डिस्पर्शन होती है। बहरहाल ये हाई क्लासेस की बातें हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है जो मैंने इतना पढ़ाया है बेटे आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कोई बात समझना चाहते हैं, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।